हेलो बच्चों, आज करने वाले हैं सीयूटी होम साइंस के यूनिट 5 के क्वेश्चन। मैंने अभी तक आपको यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 के एमसीक्यूज करवाए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो मुझे सीयूटी एग्जाम्स में देखने को मिले हैं और किस क्वेश्चंस में से यूजुअली पैटर्न एक निकल के आता है वो भी मैंने आपको समझाया था। तो डेफिनेटली मैं बोलूंगी सबसे पहले बाकी की 4 वीडियोज देख के आ जाओ। अगर नहीं देखी है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में। आज मैं करवाने वाली हूँ यूनिट 5 विच इज ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे आपकी एनसीईआरटी के अंदर से हिडन क्वेश्चंस मैंने मोस्टली कवर करवाने की कोशिश करी है। आ जाओ शुरू करते हैं। 50 एमसीक्यू अब यूनिट 5 के करते हैं और फिर एक यूनिट और बचेगी हमारी यूनिट 6। तो आई थिंक ये 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इज अ गुड थिंग फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड एनटीए किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। शुरू करते हैं यूनिट 5। सेक्शन ए है पहले कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन के ऊपर है। ठीक है, कंज्यूमर एजुकेशन क्या होता है एंड उसका प्रोटेक्शन के ऊपर बात करी गई है। अच्छा, मुझे किसी ने कमेंट करके बोला था मैम पहले आंसर्स मत दिखाया करो, तो अब आप लोग पहले कमेंट करोगे फिर मैं आंसर शो करूंगी। ठीक है, मैं भी नहीं बताऊंगी अब आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ईयर वॉज द ओरिजिनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अगर मैं बोलूं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है कोपरा जिसको बोलते हैं, ये कब पास हुआ था? 1955 में पास हुआ था, 1976 में पास हुआ था, 1986 में पास हुआ था या 2005 में पास हुआ था? कमेंट डाउन करके बताओ कि कौन से ईयर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपका पास हुआ था। जल्दी से कमेंट डाउन करके बताओ। आई एम गिविंग यू टाइम 1 2 3। आई होप यू हैव कमेंट डाउन। नाउ आई एम शोइंग इट्स 1986। 1986 में आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपका ओरिजिनली क्या हुआ था? पास हुआ था। ठीक है, दोबारा आई हाइड द क्वेश्चन, आई डू इट लाइक दिस। ओके, नाउ हाउ मेनी बेसिक कंज्यूमर राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर कोपरा? कोपरा के अंदर कितने कंज्यूमर राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है? 4, 6, 8 और 10। कितने कंज्यूमर राइट को रिकॉग्नाइज करा गया है, तो हम उस बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा कि कितने हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट होते हैं। 6 प्रोटेक्शन राइट होते हैं, तो आंसर इज 6 प्रोटेक्शन राइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच राइट प्रोटेक्ट अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स हजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी? बेसिकली ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा राइट है जो ये प्रोटेक्ट करता है कि मार्केटिंग जो हम हजार्डियस गुड्स की करते हैं। बेसिकली क्या होता है, कुछ लोग होते हैं पैसा कमाने के लिए हजार्डियस मतलब खतरे वाली चीजों की मार्केटिंग करते हैं, राइट, उन्हें बेचते हैं। तो कौन सा प्रोटेक्ट करता है, कौन सा राइट के प्रोटेक्ट करता है? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कि प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड होने चाहिए, राइट टू बी सेफ्टी, राइट टू चूज या राइट टू बी हर्ड? कमेंट डाउन। मुझे पता है राइट टू चूज तो नहीं होगा, राइट टू हर्ड भी नहीं होगा। अब आपको यहाँ पे क्या होगा, राइट टू इन्फॉर्म हो सकता है, राइट टू सेफ्टी। कमेंट डाउन करके बताओ कि इसमें से क्या होने वाला है, कौन सा ऐसा राइट है जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है कि हम गलत चीजें ना खरीदें। यू हैव टू टेल मी। सो आंसर इज राइट टू सेफ्टी, क्योंकि आपकी सेफ्टी के ऊपर फोकस करता है कि आप गलत चीजें, गलत प्रोडक्ट को ना खरीदो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओ सॉरी, आंसर्स तभी मेरे को ना इससे थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बट कोई नहीं, मैं आंसर्स छुपाती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग कमेंट करके बताओ, मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करो। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी वायलेट्स विच राइट? अब मिसलीडिंग का मतलब क्या है कि गलत प्रोडक्ट की अगर हम एडवर्टीजमेंट दिखा दें, मार्केटिंग कर दें, तो क्या प्रोडक्ट क्वालिटी वायलेट होती है? मतलब कौन सा राइट इसमें फॉलो नहीं हो रहा है? राइट टू सेफ्टी, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड या राइट टू सीक एड्रेसल? अब इसमें देखो क्वेश्चन में ही आंसर है। एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है? लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए कि ये हमारा प्रोडक्ट है। तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए? राइट टू इन्फॉर्म होना चाहिए। सो लेट्स सी क्या आंसर है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। अगेन आई हाइड माई आंसर्स। विल डू द फिफ्थ क्वेश्चन, विच इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड राइट अंडर कोपरा? इनमें से कौन सा ऐसा है पार्ट जो कि एक कोपरा का राइट नहीं है? राइट टू चूज, राइट टू हर्ड, राइट टू बार्गेन फॉर अ लोअर प्राइस या राइट टू सीक रेड्रेसल? वो कह रहे हैं कि इसमें से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो आपके 6 राइट्स हैं, कौन सा इसमें से नहीं है? राइट टू बार्गेन फॉर अ लोअर प्राइस, ये क्या होता है? ये नहीं होता। राइट टू चूज तो होता है, कंज्यूमर के पास राइट है कि वो क्या प्रोडक्ट लेगा क्या नहीं लेगा। राइट टू बी हर्ड, क्या उसको उसको हर्ड होना चाहिए दैट व्हाट्स इट इज द प्रोडक्ट क्वालिटी ऑल अबाउट। राइट टू सीक रेड्रेसल भी होता है, राइट टू बार्गेन नहीं होता, क्योंकि ये कोई ऐसा राइट नहीं है जहां पे आपको बार्गेन करना है। तो आंसर विल बी राइट टू बार्गेन, क्योंकि उसने नॉट पूछा है, विच इज नॉट अंडर द पार्ट ऑफ कोपरा। द एजी मार्क इज इंप्लीमेंटेड अंडर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्ट। ये तो सबको पता है कि जो एजी मार्क होता है ये आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के ऊपर लगता है, ठीक है। बट ये कौन से साल में हुआ है? 1937 में हुआ है, 1986 में हुआ है, 1955 में हुआ है या 2006 में हुआ है? जल्दी से बता दो। आज मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कौन बनेगा करोड़पति टाइप। तो इसमें क्या है, यहाँ पे आंसर क्या होगा? 1937, 1986 या 1955, 2006? So I am going to show the answer.
तो इसका आंसर क्या होने वाला है 1937. सो इन 1937 वी कैन एक्सपेक्ट कि जो आपका एजी मार्क था दैट वाज योर एग्रीकल्चर मार्क, वो उस टाइम पे प्रोड्यूस हुआ था, एनेक्ट हुआ था, राइट. नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है. मैच करना है FPO हॉलमार्क एंड सिल मार्क को गोल्ड ज्वेलरी से, प्रोसेस्ड फ्रूट से एंड योर प्योर सिल्क. इससे आपको मैचिंग करनी है. FPO हॉलमार्क सिल्क मार्क को कैसे करोगे? गोल्ड ज्वेलरी पे लगता है हॉलमार्क, पहली बात तो ये, तो सेकंड का ए होगा. ठीक है, सेकंड का ए होगा. देखो उसमें भी दो ऑप्शन है, A एंड C. सेकंड का तो ए ही होगा क्योंकि हॉलमार्क किस पे लगता है? गोल्ड ज्वेलरी पे लगता है. सिल्क मार्क क्या होता है? वो प्योर सिल्क फैब्रिक पे, क्योंकि सिल्क अगेन इज अ वेरी एक्सपेंसिव फैब्रिक, और ये प्रॉपरली अगर मैं बोलूँ सिल्क सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिक है वो आपको साउथ ऑफ इंडिया में मिलता है, टुवर्ड्स योर तमिलनाडु, चेन्नई वगैरह. तो प्योर सिल्क आपको कहाँ पे मिलने को देखने को मिलेगा? विथ योर सिल्क मार्क, उस पर सिल्क मार्क लगा होगा. प्रोसेस्ड फूड दैट इज योर FPO. FPO जो होता है आपका फूड प्रोसेस्ड वाला, ये सारा चेक करता है कि आपका फ्रूट वेजिटेबल्स कितने प्रोसेस्ड है. तो FPO के अंदर क्या आता है? आपका प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट. सॉरी, लेट मी जस्ट हाइड द आंसर सो दैट यू गाइस कैन डू इट बाय योरसेल्फ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच मार्क इज इशूड बाय BIS फॉर इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर गुड्स. कौन सा ऐसा मार्क है जो इशू किया गया है BIS से इंडस्ट्री और कंज्यूमर गुड्स के लिए? बेसिकली इंडस्ट्रियल या इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स के लिए ISI मार्क यूज होता है, राइट. अगर आपको पता हो, AG मार्क होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, इको मार्क होता है आपके इकोलॉजिकल इकोनॉमिकल प्रोडक्ट के लिए, जो कि बेसिकली क्या बोलूंगी मैं, ग्रीन इन्वायरमेंट टाइप. FSSAI आपका फूड के लिए. तो ISI क्या होता है? दैट इज अ मार्क विच इज फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, राइट, जो कि किसके अंडर आता है? BIS, दैट इज योर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, उसके अंदर आता है. क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं. दैट इज व्हाट डज एन इको मार्क ऑन अ प्रोडक्ट इंडिकेट. इको मार्क का मतलब क्या होता है? इट इज चीपर, क्या वो सस्ता है? ये तो नहीं होता. इट इज इम्पोर्टेड, क्या उसको हमने इम्पोर्ट करा है? क्या वो इम्पोर्ट किया गया? इट इज इन्वायरमेंटली फ्रेंडली एंड मीट्स BIS स्टैंडर्ड्स. वो इन्वायरमेंटली बहुत ज्यादा फ्रेंडली है और BIS स्टैंडर्ड्स को मीट करता है. इट इज एन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, क्या वो एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है? तो आंसर क्या होगा? इट इज इन्वायरमेंटली फ्रेंडली एंड मीट्स BIS स्टैंडर्ड्स. क्योंकि इको मार्क क्या होता है? इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होता है और मीट क्या करता है? BIS स्टैंडर्ड्स को. तो आई होप आपसे क्वेश्चन बन रहे होंगे और आइडिया भी लग रहा होगा कि 1 मिनट में कैसे जल्दी से आंसर को सॉल्व करते हैं, राइट. क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं. जैसे मैंने पहले भी बोला है, CUT के एग्जाम में NTA लव्स टू हैव असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन. असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और उन्हें पसंद भी है इस टाइप के क्वेश्चन पूछना. तो असर्शन की बात करते हैं. ऑलवेज डिमांड अ कैश मेमो वाइल व्हेन परचेजिंग. ये क्या कह रहा है कि हमें हमेशा, ये वाला क्वेश्चन अब आप लोग कमेंट डाउन करोगे कि ABCD में से क्या होगा. ऑलवेज डिमांड अ कैश मेमो. कैश मेमो डिमांड करता है व्हेन परचेजिंग, खरीदते टाइम. रीजन, इट सर्व्स एज अ लीगल प्रूफ ऑफ परचेज इन डिस्प्यूट्स. कैश मेमो का मतलब होता है बेसिकली रिसिप्ट. आप कुछ भी, हाँ, हमें रिसिप्ट लेना चाहिए कुछ भी खरीदने से पहले, तो A इज द करेक्ट रीजन. इट सर्व्स एज लीगल प्रूफ ऑफ परचेज. ये बात भी सही है क्योंकि ये क्या है, अगर ये रीजन बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम रिसिप्ट नहीं लेंगे, कैश मेमो नहीं लेंगे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना लीगली हमने कितने का सामान खरीदा है. तो R एक्सप्लेन A, द आंसर इज A. क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं. हु इज नॉट कंसिडर्ड अ कंज्यूमर अंडर द एक्ट. कौन से एक्ट में कंज्यूमर कंसिडर नहीं होता? यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, नॉट एकदम भूल जाते हैं और उसके बाद करना चालू करते हैं. अ पर्सन बाइंग अ लैपटॉप फॉर पर्सनल यूज, क्या इट इज नॉट अ कंज्यूमर? इट्स अ कंज्यूमर ना, बिकॉज वो अपनी पर्सनल नीड के लिए लैपटॉप ले रहा है. अ पर्सन पेइंग फॉर अ मेडिकल सर्विस, मेडिकल सर्विस के लिए कर रहा है, ये भी कंज्यूमर है. अ पर्सन बाइंग गुड्स टू रीसेल फॉर कमर्शियल प्रॉपर्टी, फॉर कमर्शियल प्रॉफिट. अगर एक बंदा कोई एक सामान खरीद रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई सामान खरीदूं और उसको आगे जाके बेच रही हूँ, तो क्या ये मेरा सामान जो है, अगर मैं खरीद के आगे बेच रही हूँ तो क्या मैं कंज्यूमर हूँ? नहीं, मैं यहाँ पे कंज्यूमर नहीं हूँ. कंज्यूमर वो है जो एंड उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है. अब यहाँ पे तो रीसेल कर रहा है ना. अ पर्सन बाइंग ग्रोसरीज फॉर फैमिली, तो वो अपनी फैमिली के लिए ग्रोसरी खरीद रहा है, तो ये तो कंज्यूमर ही हो गया. इसने पूछा है कंज्यूमर कौन सा नहीं है, तो आंसर क्या होगा? अ पर्सन हु इज बाइंग गुड्स टू रीसेल, क्योंकि ये आगे जाके बेचेगा अपने प्रॉफिट के लिए. तो ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं. व्हाट डज रिड्रेसल मीन इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन. रिड्रेसल का मतलब क्या होता है बच्चों? बाइंग अ न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट को खरीदने को रिड्रेसल बोलते हैं? नहीं. राइटिंग अ रिव्यू, एक रिव्यू लिखने को रिड्रेसल बोलते हैं.
पेइंग टैक्सेस, टैक्सेस तो हर कोई पे कर रहा है, जो भी कंज्यूमर खरीद रहा है वो तो टैक्स पे कर ही रहा है, तो वो भी ये नहीं है रेड्रेसल। अ फेयर सेटलमेंट ऑफ कंपनसेशन अगेंस्ट एन अनफेयर ट्रेड। रेड्रेसल का मतलब क्या होता है, अगर किसी ने हमें धोखाधड़ी कर दिया, फॉर एग्जाम्पल कितनी जगह पे आजकल मैं देख रही हूँ कि जो आइसक्रीम का सीजन है, जैसे गर्मियों का टाइम है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, 20 रुपए की अगर आइसक्रीम है तो उसके ऊपर स्टिकर लगा के 30 का बेचेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आप उनसे अगर बोलोगे देन इट्स योर राइट कि वो आपको पैसे वापस करें, क्योंकि उसका एमआरपी से वो ज्यादा आपको बेच रहे हैं, राइट। तो एक फेयर सेटलमेंट है, कंपेंसेशन मिल रही है फॉर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो आंसर क्या होगा, बी होगा। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, ये आंसर मैं नहीं बताने वाली हूँ, लोग आप खुद बताओ। 15 मार्च को कंज्यूमर राइट डे बनाया जाता है, 24 दिसंबर को बनाया जाता है, 7 अप्रैल को बनाया जाता है, या 2 अक्टूबर को बनाया जाता है। कब आप कंज्यूमर राइट डे बनाते हो? कॉमेंट डाउन, आई विल गिव यू टाइम, 1 2 3। लेट्स शोकेस द आंसर्स। 15 मार्च को बनाया जाता है, इन द मंथ ऑफ मार्च, ऐसे याद रख सकते हो। आपका सीयूटी का एग्जाम भी मार्च में है, और ये मतलब मार्च कह रही हूँ मई में, गर्मियों के टाइम में, मार्च के टाइम में क्या आता है, इसका कंज्यूमर राइट डे का डे आता है। आंसर्स में अगेन छुपा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 14। एसर्शन रीजन का अगेन क्वेश्चन आ गया। एसर्शन क्या कह रहा है, फूड अडल्ट्रेशन इज एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। क्या कह रहा है कि अगर हम फूड को खराब कर रहे हैं, अडल्ट्रेशन का मतलब क्या, उसमें मिलावट कर रहे हैं, क्या ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है? करेक्ट। पहले तो ये देखा करो कि असर्शन और रीजन ट्रू है क्या नहीं है। ये तो ट्रू है। रीजन क्या कह रहा है, इट इन्वॉल्व्स इंटेंशनली लोअरिंग क्वालिटी टू इंक्रीज प्रॉफिट। रीजन भी सही है, क्योंकि क्या होता है, जो क्वालिटी है उसको गिराने के लिए और प्रॉफिट बढ़ेगा ना। फॉर एग्जांपल ओरिजिनल दूध है, पर अगर उस दूध में पानी मिला देंगे और उस सेम रेट पे बेचेंगे तो उनका क्या प्रॉफिट हो रहा है। तो ए इज ऑल्सो करेक्ट, आर इज ऑल्सो करेक्ट, एंड आर इज एक्सप्लेन्स ए। रीजन जो है वो सही कह रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है ए को, तो आंसर क्या होगा, ए होगा। 15th क्वेश्चन करते हैं। इफ अ बॉटल ऑफ हनी हैज एन ISI मार्क, एक बॉटल ऑफ हनी के ऊपर पहली बात तो ISI मार्क होगा, नहीं होगा, क्योंकि क्या है, ये फूड है, तो फूड के ऊपर मार्क क्या होता है, FSSAI। व्हाट शुड यू कंक्लूड, बट अगर उस पर ISI का मार्क लगाए तो इट इज ऑथेंटिक हनी, क्या वो ऑथेंटिक है, नहीं, क्योंकि तो इंडस्ट्रियल मार्क है, तो ऑथेंटिक तो नहीं है। इट इज इम्पोर्टेड हनी, क्या ये इम्पोर्टेड है, ये भी नहीं है। इट इज इको फ्रेंडली, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इट इज लाइकली अ फेक मार्क, हनी शुड हैव AG मार्क, सॉरी इट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो यहाँ पे AG मार्क होना चाहिए, क्योंकि हनी किससे मिलता है, हमें हनी बीज से, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो AG मार्क होना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इट्स अ फेक मार्क। ISI मार्क क्या होता है, तो किसी ने ऐसे ही किसी ने लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉनिकल प्रोडक्ट पे लगता है, तो हनी के ऊपर क्या होना चाहिए, AG मार्क होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। विच इज प्रोमिनेंट कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। विच इज प्रोमिनेंट कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, कौन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात करिए, कौन कंज्यूमर्स के ऊपर बात करती है, वॉइस, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर इन एजुकेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ एजुकेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या आपका यूनेस्को, या आपका यूनिसेफ। इनमें से कौन है जो कंज्यूमर के ऊपर उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कि मार्केट में कोई गलत चीज ना बेचे। आप इसको कमेंट डाउन करो, सर्च करो, और मुझे ये भी कमेंट डाउन करके बताना। मैं चाहती हूँ आपको इन चारों की फुल फॉर्म बताओ, क्योंकि कोई भी आ सकती है एग्जाम में, इन कभी कभार डायरेक्टली फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो मेक श्योर क्या इसका आंसर होना चाहिए। लेट्स चेक। टेंशन है, योर आंसर इज वॉइस। वॉइस क्या करता है, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन। बेसिकली कंज्यूमर की एजुकेशन के लिए वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। अ गारंटी ऑन अ प्रोडक्ट इम्प्लाइज, अगर एक प्रोडक्ट के ऊपर गारंटी लगा दी जाए तो ये क्या आपको इम्प्लाइज करता है, फ्री रिपेयर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। गारंटी जब मैं कहती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने फोन खरीदा है, बोला इसकी 1 साल की वारंटी है, गारंटी है, तो क्या है इसका मतलब, क्या है कि आपको फ्री में रिपेयर मिलेगा एक स्पेसिफिक पीरियड में। इसका मतलब क्या है, द प्रोडक्ट विल नेवर ब्रेक, क्या ये प्रोडक्ट कभी टूटेगा ही नहीं, ऐसे तो नहीं होता। अ डिस्काउंट ऑन नेक्स्ट परचेज, आपको नेक्स्ट परचेज पे डिस्काउंट होगा, ये भी नहीं होता। द मैन्युफैक्चरर विल रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट, गारंटी है अगर कुछ अगर खराब हो जाता है, वी विल रिप्लेस इट, राइट। सो द आंसर विल बी द मैन्युफैक्चरर विल रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट में कोई खराबी है तो रिप्लेस कर देगा। अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। मैच रेड्रेसल लेवल टू डिस्प्यूट अमाउंट 2019 एक्ट। अब आप ये बताओ, जो रेड्रेसल होता है मतलब कि अमाउंट पे बैक होगा, ये कितना हो सकता है, किस जगह पे, डिस्ट्रिक्ट फोरम में कितना होगा, स्टेट कमीशन में कितना होगा, नेशनल कमीशन में कितना होगा। एक्सीड 10 करोड़ मैचिंग का क्वेश्चन है, तो बताओ ये किससे मैच होगा। एक्सीड 10 करोड़ कहाँ पे हो सकता है, अप टू 1 करोड़ कहाँ पे हो सकता है, 1 से 10 करोड़ कहाँ पे होगा। किसी ने अगर थ्योरी नहीं भी पढ़ी होगी और अपना दिमाग लगाओगे तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। कैसे, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट फोरम की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट छोटा होता है, अगर डिस्ट्रिक्ट छोटा होता है तो कहां तक ही होगा, अप टू 1 करोड़ ही होगा, राइट। अगर स्टेट कमीशन की बात करें स्टेट लेवल पे तो 1 to 10 करोड़ होगा, और नेशनल लेवल पे इट कैन एक्सीड टू 10 करोड़।
मैचिंग करके देखना है, तो 1 का आंसर डिस्ट्रिक्ट फोरम का आंसर होगा बी से, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट। और सेकंड है स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन का अप टू 1 करोड़, 1 to 10 करोड़ नहीं, ए नहीं होगा इसका आंसर, ढंग से एक बार चेक करते हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम का आंसर होगा अप टू 1 करोड़, 1 का बी होगा। स्टेट कमीशन इज 1 to 10 करोड़, तो दैट इज, हाँ, ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो छोटा, फिर स्टेट आता है, फिर नेशनल आता है, तो जैसे जैसे अगर वो ज्यादा एरिया ले रहे हैं तो ऑफकोर्स वहां पे उनकी जो पेइंग कैपेसिटी होगी वो भी ज्यादा होगी। अब हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के क्वेश्चन करते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इन हॉस्पिटैलिटी अतिथि देवो भव ट्रांसलेट टू, अतिथि देवो भव का मतलब क्या होता है? द कस्टमर इज ऑलवेज राइट, इसका मतलब कस्टमर हमेशा करेक्ट है। द गेस्ट इज गॉड, क्या हमारे जो गेस्ट हैं वो भगवान के बराबर होते हैं? वेलकम टू आवर होम, हमारे घर में वेलकम करो। प्लीज विजिट अगेन, या फिर दोबारा विजिट करो। ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, कमेंट डाउन कर दो इसका क्या होता है। अतिथि देवो भव का मतलब होता है द गेस्ट इज आवर गॉड। 22nd क्वेश्चन करते हैं, विच होटल डिपार्टमेंट इज नर्व सेंटर एंड फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये तो बोर्ड में भी आ चुका है क्वेश्चन। तो ऐसा कौन सा होटल का डिपार्टमेंट होता है जो नर्व सेंटर होता है? नर्व सेंटर का मतलब होता है अगर कोई बंदा, दैट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द होटल, और अगर कोई बंदा होटल में जाएगा तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा? हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग वाले से मिलेगा वो बंदा। फूड एंड बेवरेजेस, सीधा खाने पहुंच जाएगा बेवरेजेस के पास। फ्रंट ऑफिस, फ्रंट ऑफिस होगा क्या, या मेंटेनेंस होगा? तो पहला पॉइंट जो यहाँ पे होगा वो होता है फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस आपका नर्व सेंटर होता है जिसको हम रिसेप्शन भी बोलते हैं। तो वो वाले पॉइंट पे कोई भी इंसान मीटअप होता है, उसके बाद वो हाउसकीपिंग से मिले, फूड बेवरेज पे जाए, मेंटेनेंस पे जाए, वो सेकंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउस कीपिंग इज, हाउस कीपिंग सारे होटल्स में होता है, आपको पता ही है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? क्या क्या काम करते हैं ये? टेकिंग रूम रिजर्वेशन, क्या वो रूम्स को रिजर्व करते हैं? बोलते हैं कि नहीं आपका रूम हम रिजर्व कर देते हैं, रूम के रिजर्वेशन लेते हैं। कुकिंग फूड, क्या वो खाना बनाते हैं? क्लीनलीनेस, मेंटेनेंस एंड एस्थेटिक अपकीप ऑफ द होटल, होटल को क्लीन करते हैं, मेंटेन करते हैं और पूरा एस्थेटिक मतलब सुंदर बनाते हैं, अट्रैक्टिव। या फिर मैनेजिंग द होटल सोशल मीडिया, सोशल मीडिया अकाउंट मैनेज करते हैं होटल का। तो आंसर क्या होगा कि कोई भी हाउस कीपिंग होता है तो क्या ध्यान रखता है? क्लीनलीनेस का, साफ सफाई का, मेंटेनेंस का, और वो प्रॉपर एस्थेटिक रहे होटल का। तो इसका आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। 24th करते हैं, हाईवे होटल्स विद पार्किंग राइट आउटसाइड, ऐसे हाईवे के होटल्स जो आपको पता है ना, हाईवे पे कितने सारे होटल्स बने होते हैं, राइट, जब भी हम घूमने जाते हैं तो वहां पे जो होटल्स होते हैं उनके आगे क्या होती है? पार्किंग होती है बाहर ही। तो उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें रिजॉर्ट बोलते हैं, उन्हें मोटेल बोलते हैं, उन्हें बॉटल्स बोलते हैं, या हेरिटेज होटल्स बोलते हैं? देखो रिजॉर्ट तो होगा नहीं, रिजॉर्ट में यहाँ पे इस टाइप की पार्किंग नहीं होती कि बाहर ही लगाओ, ठीक है। बॉटल्स भी नहीं होता, इसका आंसर होता है मोटेल। इसका आंसर क्या होता है? मोटेल। मोटेल्स ऐसे होटल्स को बोला जाता है जो हाईवे पे बने होते हैं, जैसे कहीं दूर निकल जाओ, ऋषिकेश चले जाओ, देहरादून चले जाओ है, या फिर हिमाचल चले जाओ, तो वहां पे जो होटल्स हमें हाईवे पे दिखाई देते हैं उन्हें मोटेल्स बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं, मैचिंग का क्वेश्चन है, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पहला पार्ट है रिजॉर्ट, सेकंड है हेरिटेज होटल, थर्ड है फ्लोटेल, ठीक है। तो रिजॉर्ट क्या होता है? ओल्ड प्लेस कन्वर्टेड टू होटल? नहीं, ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। ओल्ड प्लेस कन्वर्टेड टू होटल, होटल ऑन वाटर, हाउस बोट की बात कर रहे हैं, लोकेटेड इन सीनिक प्लेसेस फॉर लेजर। तो आंसर क्या होगा? हेरिटेज होटल होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। हेरिटेज होटल्स का मतलब यही होता है कि जो पुरानी जगह होती है ना, जैसे किला वगैरह हो गया, उन्हें होटल्स बनाया जाता है। तो ए होगा सेकंड का आंसर, क्योंकि ओल्ड पैलेस कन्वर्टेड टू होटल्स, ओल्ड पैलेसेस को होटल में बनाया जाता है। रिजॉर्ट क्या होता है? अगर आपको रिजॉर्ट पता हो तो कहते हैं हम रिजॉर्ट पे जा रहे हैं, मतलब वहां पे आप लेजर के लिए, मस्ती करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए, और बड़ी सुंदर सुंदर सीन होते हैं, वो होता है आपका रिजॉर्ट। फर्स्ट का सी होगा, सेकंड का ए होगा। और फ्लोटेल, फ्लोटेल जो नाम से ही पता चल रहा है, होटल्स ऑन वाटर, ऐसे होटल्स जो पानी पे होते हैं, या फिर मैं उन्हें हाउस बोट की बात करूं। अगर आपको नहीं पता कि ये क्या होता है, होटल ऑन वाटर क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे उदयपुर है, उदयपुर में एक बहुत बड़ा होटल है जो पानी के बीच में बना हुआ है, तो बोट से आते जाते हैं वहां पे, तो बहुत सुंदर होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लोटेल्स बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट को हमने मैच किया है रिजॉर्ट को सी से, आई थिंक दिस विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं, हु ग्रीट्स गेस्ट, गेस्ट को कौन ग्रीट करता है? हैंडल लगेज, और उनके लगेज को हैंडल करता है, एंड असिस्ट देम टू रूम, और उन्हें रूम तक लेके जाता है। सॉस शेफ, शेफ लेके जाता है। एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर, हाउसकीपर एग्जीक्यूटिव बंदा जो होता है वो लेके जाता है। जनरल मैनेजर लेके जाता है, या फिर आपका बेल डेस्क अटेंडेंट लेके जाता है? ये क्वेश्चन का आंसर आप करोगे। शेफ लेके जाता है, एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर लेके जाता है, जनरल मैनेजर लेके जाता है, या फिर उन्हें डेस्क अटेंडेंट लेके जाता है? बताओ। जो कि गेस्ट को ग्रीट करता है, हेलो मैम, हेलो सर, उनका लगेज भी देखता है और उन्हें रूम तक छोड़ के आता है, वो कौन होता है? शेफ तो ऑफकोर्स नहीं होता है। हाउसकीपर
एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर होता है क्या? वो साफ सफाई देखता है, वो भी नहीं होता है। तो हैंडल लगेज वगैरह कौन करता है? अब ऑप्शन बी और डी में से बताओ क्या आंसर होगा। जनरल मैनेजर, बेल डेस्क अटेंडेंट। बेल डेस्क अटेंडेंट का मतलब यही होता है, वो जो अटेंडेंट बैठा नहीं होता है रिसेप्शन पे, वो ही तो लगेज वगैरह आपका छोड़ के आता है, चाबी देके आता है आपको, वो होगा। ठीक है, इसको शायद कॉनकर्ड भी बोलते हैं। यहाँ पे हम अब 27th क्वेश्चन करते हैं एसर्शन रीजन का। एसर्शन क्या है? एफएनबी सेक्टर इज डिवाइडेड इनटू प्रोडक्शन एंड सर्विसेज। एफएनबी सेक्टर जो होता है वो प्रोडक्शन और सर्विस में डिवाइड होता है क्या? रीजन, प्रोडक्शन इज इन द किचन एंड सर्विस इज इन द डाइनिंग। फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर की बात हो रही है। एफएनबी समझो फेसबुक की बात हो रही है। एफएनबी का मतलब होता है फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर। फूड और बेवरेजेस का जो सेक्टर होता है इज डिवाइडेड इनटू प्रोडक्शन एंड सर्विस। दो सेक्टर होते हैं, प्रोडक्शन जहाँ पे खाना बनता है, सर्विस जहाँ पे खाना होटल रूम तक पहुंचाया जाता है। एफएनबी सेक्टर के दो पार्ट्स होते हैं, प्रोडक्शन जहाँ पे खाना बनता है, सर्विस जहाँ पे आपके रूम्स वगैरह में पहुंचाया जाता है। तो ए इज तो ट्रू है, मतलब असर्शन तो सही है। रीजन, प्रोडक्शन इज इन द किचन, किचन में होती है प्रोडक्शन, एंड सर्विंग इज द डाइनिंग रूम, जो वेटर्स करते हैं। रीजन भी सही है। इट मीन्स ए एंड आर बोथ ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो करेक्ट आंसर है। 28 करते हैं, हु इज सेकंड इन कमांड इन अ कमर्शियल किचन। कमर्शियली जो किचन होते हैं होटल्स वगैरह में, वहां पे सेकंड इन कमांड किसका होता है? असिस्टिंग द एग्जीक्यूटिव शेफ। एक तो होता है एग्जीक्यूटिव शेफ जो मेन्यू वगैरह डिसाइड करता है, आज ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, अपनी रेसिपी बताता है, उसको फॉलो करने वाला सेकंड इन कमांड कौन रखता है? सॉस शेफ रखता है, शेफ दे पार्टी रखता है, पेस्ट्री शेफ रखता है, या कॉमिक शेफ रखता है? आंसर मी। मैं आपका आंसर ओपन करने से पहले 1 कॉमेंट डाउन करो, 2 3, चलो लेट अस सी द आंसर क्या है। इसका आंसर है सॉस शेफ। सॉस शेफ कौन होता है? वो एग्जीक्यूटिव शेफ की मदद करता है। सॉस शेफ कौन होता है? जो एग्जीक्यूटिव शेफ की मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये तो हम कर चुके हैं ना, सॉस शेफ वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। इन हॉस्पिटैलिटी कैंप यूजुअली रेफर्स टू, कैंप का मतलब क्या होता है? अगर आपको जैसे हॉस्पिटैलिटी में कहते हैं ना कैंप, कैंप का मतलब क्या होता है? लग्जरी 5 स्टार सिटी होटल्स, कैंपिंग, बेसिकली कैंपिंग की बात करी, कंफ्यूज मत होना। 5 स्टार होटल होता है? नहीं। ओल्ड फोर्ट, पुराने किले होते हैं? नहीं। टेम्परेरी एकोमोडेशन इन नेचुरल एनवायरमेंट। कैंपिंग का मतलब क्या है कि आप कहते हैं कैंपिंग करने जा रहे हैं टेंट वेंट लगा के, ठीक है, वाइल्ड लाइफ के बीच में, नेचुरल एनवायरमेंट के बीच में आप ट्रैकिंग करने जा रहे हो। या एयरपोर्ट होटल्स, एयरपोर्ट होटल्स भी नहीं होता, तो आंसर क्या होगा? कैंपिंग का मतलब ये होता है टेम्परेरी एकोमोडेशन। Which department coordinates to ensure rooms are ready before guest check-in? कौन ऐसा ध्यान रखता है कि जैसे अगर किसी गेस्ट को 12 बजे आना है, जैसे होटल्स में होता है ना, आप पहले उनका रूम चेक करके आओ क्लीन है कि नहीं है। सिक्योरिटी चेक करती है? नहीं, सिक्योरिटी का तो काम होता है कि कोई गलत बंदा ना घुस जाए। अकाउंट्स चेक करता है? अकाउंट्स भी नहीं करता। फ्रंट ऑफिस चेक करता है, या फिर ह्यूमन रिसोर्स चेक करता है? फ्रंट ऑफिस क्या होता है? आपका रिसेप्शन होता है, तो फ्रंट ऑफिस चेक करता है। फ्रंट ऑफिस का काम है ये चेक करना। जो आपके रिसेप्शन पे बंदे होते हैं, जो आपको कीज वगैरह देते हैं, वो देखते हैं कि आपका रूम रेडी है या नहीं है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहाँ पे गेस्ट आ रहा है, इतने बजे आ रहा है। 31 क्वेश्चन करते हैं। अ फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट रन फॉर प्रॉफिट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है जो कि प्रॉफिट कमा रहा है, तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमर्शियल फूड सर्विस, क्योंकि वो फूड सर्विस दे रहा है। इंस्टीट्यूशनल नॉन कमर्शियल फूड सर्विस, कि ये कोई इंस्टीट्यूशनल है और ये कोई कमर्शियली फूड सर्विस नहीं है। फास्ट फूड सर्विस, कि ये फास्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। या अमोटल, अमोटल तो बेसिकली एक होता है जो आपका मैंने बताया ना रेस्टोरेंट हाईवेज पे, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है ऑप्शन। कमर्शियल फूड सर्विस होगा, नॉन कमर्शियल फूड सर्विस भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो प्रॉफिट कमा रहा है ना, रन फॉर प्रॉफिट या फास्ट, तो इट्स अ कमर्शियल फूड सर्विस। एनीथिंग व्हेन यू डू टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए, तो वो कमर्शियली करी जाती है, तभी तो आप उससे प्रॉफिट कमा रहे हो। 32 क्वेश्चंस करते हैं। अब कॉर्पोरेट ऑफिस कैफेटेरिया फीडिंग एम्प्लॉयज विदाउट हाई प्रॉफिट मोटिव। बेसिकली कॉर्पोरेट ऑफिस में क्या होता है, कहते हैं ना कैफेटेरिया में खाना खाओ, जहाँ पे वो उनका मकसद ये थोड़ी होता है ऑफिस वालों को, जैसे कह देंगे अपने एम्प्लॉयज को कि आप ना फ्री में जाके खाना खाओ, तो क्या वो उससे पैसे कमाना चाहते हैं? नहीं। वो क्यों करते हैं ये काम? कमर्शियल फूड सर्विस है ये? नहीं। क्या ये फास्ट फूड सर्विस है? नहीं, क्योंकि ये पैसे कमाना नहीं चाहते, तो इट्स अ नॉन कमर्शियल इंस्टीट्यूशनल फूड सर्विस, जैसे स्टूडेंट्स के लिए कॉलेजेस वगैरह में करा जाता है, तो ये इंस्टीट्यूशनल फूड सर्विस है। 33 क्वेश्चन करते हैं। विच हाउसकीपिंग रोल क्लीन्स पब्लिक एरिया लाइक लॉबीज एंड कॉरिडोर्स? कौन सा ऐसा हाउसकीपिंग का रोल है जो कि लॉबीज और कॉरिडोर्स को क्लीन करता है? रूम अटेंडेंट करता है क्या? पब्लिक एरिया अटेंडेंट करता है क्या? लॉन्ड्री मैनेजर करता है क्या? या लिनन रूम सुपरवाइजर करता है? तो पहली बात तो ये कह रहा है हाउसकीपिंग का ऐसा कौन सा सेक्टर है जो लॉबीज और कॉरिडोर, तो लॉन्ड्री तो नहीं करेगा, लॉन्ड्री तो कपड़ों से रिलेटेड है। रूम अटेंडेंट क्या काम करता है? रूम का काम करता है। तो आई थिंक द आंसर शुड बी पब्लिक एरिया अटेंडेंट।
पब्लिक एरिया अटेंडेंट होता है, लॉबी में तो कोई भी घूम सकता है ना, जैसे स्कूल्स में कॉरिडोर्स होते हैं लॉबी, तो वो पब्लिक एरिया है, वहां पे कोई भी घूम रहा है तो वहां के जो अटेंडेंट है वो साफ करते हैं। रूम जहाँ पे आ गया तो वो तो रूम को क्लीन करते हैं, उनका ये लॉबी और कॉरिडोर का मतलब होता है रूम के बाहर जो आपने देखा होगा ना धर्मशाला वगैरह में जो लाइन होती है, तो वो रूम अटेंडेंट नहीं करते, वो उनके अलग होते हैं साफ करने वाले। 34th क्वेश्चन अगेन एसर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। एसर्शन है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर मैंडेटरी फॉर फ्रंट ऑफिस। बहुत अच्छी बात है, तो सही बोला। फ्रंट ऑफिस मतलब रिसेप्शन, रिसेप्शन पे आप बैठे हो तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। आप क्लाइंट के साथ डील करोगे, पेमेंट्स वगैरह लोगे, उनके चेक इन का ध्यान रखोगे, तो गुड कम्युनिकेशन स्किल इज जरूरी। तो यहाँ पे एसर्शन इज ट्रू। रीजन क्या कह रहे हैं? दे आर द फेस ऑफ होटल हैंडलिंग क्वेरीज कंप्लेंट्स एंड रिजर्वेशन। एक्सीलेंट, मतलब ए भी सही है, रीजन भी सही है, क्योंकि वो ही तो फेस ऑफ द होटल है, क्योंकि कोई भी आएगा तो पहले रिसेप्शन पे ही मिलेगा, तो उनको ढंग से बात करनी आनी चाहिए, क्वेरी लेनी आनी चाहिए, कंप्लेंट लेनी आनी चाहिए, रिजर्वेशन लेनी आनी चाहिए। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो यहाँ पे ए पॉइंट। होटल ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की जनरली हैज हाउ मेनी मैनेजमेंट लेवल। अगर एक होटल की बात करें, जैसे होटल को मैनेज करने वाले लोग होते हैं, तो उनमें कितने टायर, उनके टायर होते हैं जो उनको मैनेज करते हैं? एक ही होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, टॉप मिडल लोअर, टॉप में, मिडल में, लोअर, या 5? आई गेस 3 होते हैं। ठीक है, 3 क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे ये होटल को मैनेज करते हैं पूरा। एक हायर मैनेजमेंट होता है जो ओवरऑल देखता है, एक लोअर मैनेजमेंट होता है जो हर एक लेवल पे देखता है, तो 3 आपके लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं हर होटल के अंदर। अब हम करते हैं बच्चों सेक्शन सी, इवेंट मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अच्छा, मैं ये बताऊं, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब आपका एचआर है। इवेंट को मैनेज करना, एचआर कैसे मैनेज करते हैं, उसके ऊपर अब हमें क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहे हैं द फर्स्ट फंडामेंटल स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट। किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए पहला फंडामेंटल स्टेप क्या होता है? बुकिंग द वेन्यू, वेन्यू बुक करना, प्लानिंग द बजट, पहले बजट को प्लान करना, कंसेप्चुलाइजिंग, डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट ऑडियंस, कि आप कंसेप्चुलाइज कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो कि ऑब्जेक्टिव क्या है। बेसिकली अगर आप कोई इवेंट कर रहे हो तो उस इवेंट का मीनिंग क्या है, क्यों कर रहे हैं हम वो इवेंट? क्या वो किसी का फंक्शन है, शादी का फंक्शन है, क्या वो किसी का जैसे ब्लड डोनेशन कैंप होता है उसका इवेंट है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको डिफाइन करना, और उसकी टारगेट ऑडियंस को, या सेंडिंग इन्विटेशन। सेंडिंग इन्विटेशन तो लास्ट स्टेप होता है, बुकिंग द वेन्यू भी बाद में होगा। अब आया प्लानिंग द बजट एंड कंसेप्चुलाइजिंग, तो बजट भी बाद में प्लान होगा, पहले तो ये होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ना? पहले क्या होगा कि आप ऑब्जेक्टिव क्या है कंसेप्चुलाइज करोगे अपनी टारगेट ऑडियंस को, तभी तो बजट बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉर्पोरेट इवेंट। कॉर्पोरेट इवेंट किस चीज का एग्जाम्पल होता है बच्चों? कॉर्पोरेट इवेंट अ वेडिंग है, वेडिंग तो कभी नहीं होती, शादी का कॉर्पोरेट इवेंट होती है। अ चाइल्ड बर्थडे पार्टी, ये भी नहीं होती। अ प्रोडक्ट लॉन्च और डीलर कॉन्फ्रेंस, कोई डील हो जाए, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिकल प्रोडक्ट एलजी की हो जाए वर्लपूल के साथ, जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, या किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोडक्ट का लॉन्च होना या कोई डीलिंग होना, वो होता है कॉर्पोरेट इवेंट। रिलीजियस फेस्टिवल भी नहीं होता। तो कॉर्पोरेट इवेंट क्या होता है? अ प्रोडक्ट लॉन्च और अ डीलर कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इवैल्यूएशन को हमें मैचिंग करना है। प्लान करते हैं किसी चीज़ को, जैसे कहते हैं ना, मैं आपका प्लान बनाया कि मुझे इस टाइप से वेबसाइट बनानी है, सारे क्वेश्चन बच्चों को इसके थ्रू करना है, तो मैंने क्या करा, एक प्लानिंग करी है, फिर ऑर्गेनाइज करा अपना पैटर्न, फिर इवैल्यूएशन की क्या उसका मेन मोटिव रहेगा। तो मैचिंग करो, गेटिंग फीडबैक, सेटिंग गोल एंड बजट, एंड असाइनिंग रोल एंड बुकिंग वेंडर्स। जल्दी से मुझे मैचिंग करके बताओ बच्चों। प्लानिंग का क्या होगा? सेटिंग गोल्स एंड बजट, असाइनिंग रोल्स एंड बुकिंग वेंडर, ये प्लानिंग होगा। फर्स्ट का ऑप्शन सी होना चाहिए, राइट? फर्स्ट का सी किसमें है? थर्ड वाले में ही है, क्योंकि प्लानिंग का मतलब क्या होता है? फीडबैक लेना तो नहीं होता। प्लानिंग का मतलब गोल्स और बजट को सेट करना होता है। यस, ये भी हो सकता है। असाइनिंग रोल्स वगैरह तो बाद में होगा, और वो उसमें आएगा ऑर्गेनाइजिंग में। प्लानिंग का मतलब क्या है? गोल और बजट को सेट करना, कि आपका गोल क्या है, आप किस लिए ये कैंपेन कर रहे हो, सेट करना। सॉरी, फर्स्ट का होगा बी। ऑर्गेनाइजिंग में आता है जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं कि चलो ये काम करेगा, ये बंदा ये काम करेगा। सेकंड का ऑप्शन होगा सी, सेकंड का होगा सी। और गेटिंग फीडबैक, फीडबैक लेना, फीडबैक कब लेते हैं? जब हम इवैल्यूएट करते हैं कि हमारा कैसा रहा प्रोग्राम, तो थर्ड का होगा ए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे चेक करना होता है, एक बार रीचेक कर लिया करो कि क्या हम सही मैचिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 39 क्वेश्चन करते हैं, एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इवैल्यूएशन इज क्रूशियल आफ्टर एन इवेंट। कोई भी इवेंट करने से पहले, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से फीडबैक लूँ कि आपको क्वेश्चन करके मजा आ रहा है या नहीं आ रहा,
कोई भी इवेंट हो, वो कोई क्लास भी हो सकती है, वो कोई सेशन भी हो सकता है, कोई मीटिंग भी हो सकती है, कोई बड़ा कैंपेन भी, जैसे ब्लड डोनेशन कैंपेन किया कि हमारा कैंपेन अच्छा रहा या नहीं रहा। जैसे लोग शादी करवाते हैं तो फीडबैक नहीं लेते कि आपको शादी में मजा आया या नहीं आया, शादी अच्छी कैसी रही। तो ये क्या होता है, क्या इवैल्यूएशन इज क्रूशियल फॉर एन इवेंट, इवैल्यूएट करना जरूरी है, यस। आर रीजन इट आइडेंटिफाइज व्हाट वेंट रॉन्ग एंड राइट टू इम्प्रूव फ्यूचर इवेंट। कोई भी अगर आप इवेंट मैनेजर्स को देखोगे, इवेंट मैनेजमेंट को क्या होता है, वो हमेशा फीडबैक लेते हैं सो दैट उनके आगे वाले जो इवेंट्स हो उनमें वो प्रॉब्लम ना हो। हम लोग भी तो यही करते हैं, कोई भी काम करते हैं, जॉब पे भी करते हैं, तो क्या करते हैं, हम फीडबैक लेते हैं, क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज बोथ आर करेक्ट, ठीक है, बोथ आर करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं, विच स्किल इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर अ सक्सेसफुल इवेंट मैनेजर। अगर आपको इवेंट मैनेजर बनता है, आप सोचो आपको वेडिंग प्लानर बना दिया या फिर आपको होटल मैनेजमेंट में इवेंट मैनेजर बना दिया, तो क्या स्किल आपके लिए बहुत जरूरी है। इंट्रोवर्ट रहना, क्या ये जरूरी है, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ग्राफिक डिजाइनर, आप ग्राफिक डिजाइनर होने चाहिए। कुकिंग आनी चाहिए आपको, ये भी नहीं। एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, है ना। अगर आप एक इवेंट मैनेजर हो तो इवेंट वाले का बंदे का काम क्या होता है कि हर चीज को ऑर्गेनाइज करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो बी इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना अच्छा बना रखा है ना, सारे करेक्ट और रॉन्ग पता चल जाते हैं। वो तो मैं बीच बीच में आंसर शो कर देती हूँ आप लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चंस में। अगर आप चाहते हो कि आपको भी ऐसे वेबसाइट पे जो ये मैंने बनाई है क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो डू कमेंट डाउन, ऑल्सो कमेंट डाउन कि आपको कैसे, आपका लेवल क्या चल रहा है, आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। 300 क्वेश्चन की ये मैराथन है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लव इट। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्राइमरी फंक्शन ऑफ HRM क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स HR जो होता है, ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूज मत होना। HR का काम क्या होता है, मैनेजिंग द होटल फाइनेंस। होटल फाइनेंस काम है अकाउंट वाले बंदे का, जो अकाउंट सेक्टर होता है वो फाइनेंस डील करता है। मैनेजिंग द फिजिकल बिल्डिंग, बिल्डिंग को मैनेज करना होता है। रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग एंड मैनेजिंग द पीपल एंड एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे लोगों को ट्रेनिंग देना, लोगों को मैनेज करना, लोगों को सिखाना, ये काम होता है HR का। ह्यूमन रिसोर्स का काम क्या होता है, लोगों को ट्रेनिंग देना, मैनेज करना, सिखाना। तो C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 बताओ, फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग कैपेबल एप्लीकेंट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड। अगर कहते हैं कि अगर मान लो मेरी कंपनी है, जैसे रिलायंस एक कंपनी है मान लो, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को क्या करते हैं, हायर करते हैं, उनको समझाते हैं, उनको अट्रैक्ट करवाते हैं, राइट। फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग कैपेबल एप्लीकेंट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए कि उन्हें कुछ कुछ सीखने को, मतलब उनको सीखने को मिले और वो हमारे लिए काम करें, राइट, रोजगार करें, वहां पे काम करें। तो क्या इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन। कैपेबल समझो, सिलेक्शन देखो, ट्रेनिंग तो नहीं होगा, ट्रेनिंग तो नहीं है, क्योंकि ये तो कह रहा है ढूंढो अच्छे इंसान को जो वो पर्टिकुलर काम कर सके। तो इट इज कॉल्ड एज रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन का मतलब है कि आपका तो सिलेक्शन हो गया कि हमने ले लिया कंपनी के अंदर, पर फाइंड करना, ढूंढना कि ये सही कैंडिडेट है कि नहीं, इसको कहते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो आंसर विल बी रिक्रूटमेंट। 43 का आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू एम्प्लॉय टू रूल्स। बेसिकली आपको अपने एम्प्लॉय को, न्यू एम्प्लॉय है उसको रूल्स बताना, कंपनी का कल्चर, की कंपनी में 9 बजे आते हैं, 6 बजे जाते हैं, यह आपका काम रहेगा। रूल्स, कल्चर और जॉब बताना, ये सब इंट्रोड्यूस करवाना क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है, अप्रेजल होता है, प्रमोशन होता है या ओरिएंटेशन होता है। जल्दी से बताओ बच्चों, नए एम्प्लॉय को रूल कल्चर वगैरह बताना रिक्रूटमेंट तो नहीं होता। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉय को ढूंढना, सिखाने को अप्रेजल, अप्रेजल होता है सैलरी बढ़ना, ये भी नहीं है, प्रमोशन भी, इसको बोलता है इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। ज्यादातर एम्प्लॉयज को कहते हैं ना 2 दिन इसका इंडक्शन चलेगा, ओरिएंटेशन चलेगा, जिसमें हम सब कुछ बताएंगे कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए तो इस बंदे से मिलना है, आपका लैपटॉप खराब हो जाए तो इस बंदे से मिलना है। तो जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि हमारे ऑफिस का ये टाइमिंग है, ऐसे आना है, ये करना है, ये लीव्स हैं, ऐसे पे आउट होगा, ये सब कुछ आपका किस में आता है, ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन में। तो HR क्या करती है, पहले हायर करती है, रिक्रूट करती है और फिर इंडक्शन करवाती है, उन्हें समझाती है। वट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल, अप्रेजल का मतलब होता है बढ़ना, जैसे कहते हैं ना मेरा तो पिछले साल 5% अप्रेजल हुआ, मतलब सैलरी बढ़ना। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, फायरिंग का एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को फायर कर देना नहीं, सिस्टमैटिकली इवैल्यूएटिंग एन एम्प्लॉय जॉब्स परफॉर्मेंस, बंदे की जॉब की परफॉर्मेंस को सिस्टमैटिकली इवैल्यूएट करना, या फिर हायरिंग अ न्यू मैनेजर, नए मैनेजर को हायर करना, या गिविंग एन एम्प्लॉय अ वार्निंग, एम्प्लॉय को वार्निंग। बेसिकली हर एम्प्लॉय की क्या होती है कि अच्छा ये ऐसा काम कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है, उसको इवैल्यूएट करते हैं, उसकी जॉब परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। तो इट्स अ सिस्टमैटिकली इवैल्यूएटिंग एम्प्लॉयज जॉब, एम्प्लॉय की जो जॉब है उसको इवैल्यूएट करने को बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। विच HR फंक्शन अपग्रेड्स एम्प्लॉय स्किल्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी एंड मेथड, क्या ऐसा HR का फंक्शन है जो अपग्रेड करता है एम्प्लॉय के स्किल्स को फॉर न्यू टेक्नोलॉजी एंड मेथड। बेसिकली देखो HR का काम होता है बंदे को ढूंढना, उसको फिर इंट्रोड्यूस करवाता है कंपनी का, पहले वो बंदे को ढूंढती है, फिर वो उसका सिलेक्शन करवाती है, फिर वो इंट्रोड्यूस करवाती है। तो कह रहा है ऐसा कौन सा फंक्शन है जो अपग्रेड करता है एम्प्लॉय की स्किल को, कि एम्प्लॉय को बेनिफिट हो,
कैसे? रिक्रूटमेंट से? नहीं। कंपेंसेशन तो उसकी सैलरी होती है। सेपरेशन से? नहीं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से। एम्प्लॉय को जब ट्रेनिंग मिलती है तो उसे नई टेक्नोलॉजी, नई तरीके सीखने को मिलते हैं। 46 क्वेश्चन करते हैं, मैचिंग का क्वेश्चन है। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड कंपेंसेशन को हमें करना है। डिसाइडिंग सैलरीज एंड बेनिफिट, ये क्या होता है? सैलरी और बेनिफिट रिक्रूटमेंट का पार्ट है? नहीं। सिलेक्शन का पार्ट है? नहीं। ये क्या होता है? कंपेंसेशन, कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी, कितना आपको बेनिफिट पर्क्स मिलेगा, ये कंपेंसेशन है, सैलरी को बोलते हैं। अट्रैक्टिंग कैंडिडेट्स, अट्रैक्टिंग कैंडिडेट्स को ढूंढना रिक्रूटमेंट का पार्ट होता है। चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट, की कौन, अगर एचआर है, मेरी कंपनी में एचआर है, वो 10 कैंडिडेट को लेके आई मेरे पास कि मैम आप ढूंढो कौन सा कैंडिडेट बेस्ट है, तो जो वो ढूंढा उसने, वो ढूंढ के लेके आई, दैट इज कॉल्ड एज रिक्रूटमेंट। फिर मैं उसमें से जो चूज करूंगी कि अच्छा ये मेरे लिए परफेक्ट बंदा है, वो कहते हैं सिलेक्शन। तो चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट इज सिलेक्शन। तो सेकंड का होगा सी। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है अट्रैक्टिंग कैंडिडेट्स, तो फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। 47 क्वेश्चन करते हैं, अगेन आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। पुअर ट्रेनिंग इंक्रीजेस एम्प्लॉय टर्नओवर, अगर हमने एम्प्लॉय को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी, आते ही उसके ऊपर काम डाल दिया, उसको समझाया नहीं कि हमारे काम करने का तरीका क्या है, तो क्या ये इंक्रीज का एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ाती है? बिल्कुल भी नहीं, इसमें तो आर ही गलत है। ठीक है। ट्रेंड एम्प्लॉय बिकम्स फ्रस्ट्रेटेड विद देयर स्किल्स, अगर कोई ट्रेंड एम्प्लॉय होगा तो क्या वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा? नहीं। तो आई थिंक ए एंड आर बोथ आर फॉल्स, क्योंकि अगर कोई ट्रेंड एम्प्लॉय होगा, उसको ढंग से सिखाया जाएगा, तो वो फ्रस्ट्रेटेड क्यों होगा? उसको ढंग से सिखाया। प्रॉपर ट्रेनिंग अगर दी जाएगी, प्रॉपर ट्रेनिंग इंक्रीजेस एम्प्लॉय टर्नओवर, तो वह एम्प्लॉय का टर्नओवर नहीं बढ़ाती है। तो दोनों ही गलत बात है यहाँ पे। क्रिएटिंग अ रन शीट, एक रन शीट बनाना या फिर एक आइटनरी इज अ पार्ट ऑफ विच इवेंट फेस, ये तो आप लोग बताओगे रन शीट और आइटनरी कब बनाई जाती है? इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे, इवैल्यूएशन के टाइम पे, पोस्ट इवेंट के टाइम पे, या रिक्रूटमेंट के टाइम पे? आइटनरी शीट और रन शीट का मतलब क्या होता है? सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगी, खुद कुछ मत करना आप लोग, है ना। पोस्ट इवेंट मार्केटिंग होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, इवैल्यूएशन होता है, या रिक्रूटमेंट होता है? आई एम गिविंग यू अगेन 1 2 3, जल्दी से बताओ रन शीट कब बनाई जाती है? जैसे टाइम शीट होती है जब सैलरी मिलने से पहले बनाई जाती है। रन शीट क्या होता है? पोस्ट इवेंट मार्केटिंग होती है? नहीं। इवैल्यूएशन या रिक्रूटमेंट भी नहीं होता। द आंसर विल बी इम्प्लीमेंटेशन, सॉरी इम्प्लीमेंटेशन इसका आंसर होगा। रन शीट एक एग्जीक्यूशन, एक आइटनरी होती है जो बनाई जाती है कि क्या क्या इंसान को फॉलो करना है। सो आंसर विल बी रन शीट। देखो जब मेरे ये जो साइट है, इसमें कोई आंसर गलत कर देते हो टिक, तो ऐसा रेड में बन के आ जाता है। आपको जस्ट फॉर आइडिया बता रही हूँ, देखो यहाँ पे लिखा है ना, रॉन्ग 1 हो गया है। ठीक है। तो रन शीट जैसे टाइम शीट होती है, जो सैलरी मिलने से पहले आप टाइम शीट भरते हो कि आपने क्या क्या काम करा है, किस किस दिन करा है, इसी तरीके से रन शीट होती है। जो इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन शीट होती है, एचआर के पास होती है, अच्छा मुझे ये काम करवाना है, मुझे ये काम करवाना है, उसे रन शीट बोलते हैं। विच इज कंसिडर्ड अ मेगा इवेंट, मेगा इवेंट क्या होता है? अ लोकल स्कूल प्ले, एक लोकल स्कूल का प्ले हो रहा है, नुक्कड़ नाटक टाइप, तो वो क्या है? मेगा इवेंट है? नहीं। ओलंपिक गेम? यस। मेडिकल सेमिनार, एक छोटा सा मेडिकल सेमिनार हो रहा है, वो भी नहीं है मेगा इवेंट। कॉलेज फेयरवेल पार्टी, ये भी छोटा है। तो ओलंपिक गेम क्या है? बहुत मेगा इवेंट है, इतने सारे लोग इन्वॉल्व है, इतनी सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है, तो ये क्या है? ओलंपिक गेम क्या होता है? मेगा इवेंट, मतलब बहुत बड़ा इवेंट। लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। द अल्टीमेट गोल ऑफ बोथ इवेंट मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी इज, इवेंट मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी का मेन गोल क्या होता है? टू स्पेंड एज मच मनी एज पॉसिबल, कि सारा पैसा लगा दें। दूसरा, क्लाइंट गेस्ट सेटिस्फैक्शन, क्लाइंट को खुशी मिलनी चाहिए। एंड अचीविंग द डिजायर्ड आउटकम, फॉर एग्जांपल किसी ने वेडिंग प्लानर हायर किया, तो मैं तो ये चाहूंगी ना कि भाई अच्छा वेडिंग है तो प्रॉपर होनी चाहिए, या किसी का बर्थडे है तो प्रॉपर इवेंट फॉलो होना चाहिए, प्रॉपर सेटिस्फाइंग होना चाहिए क्लाइंट। थर्ड, टू स्ट्रिक्टली एनफोर्स रूल लगा देना, टू हायर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो आंसर आपको पता ही है, बी होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट और गेस्ट सेटिस्फैक्शन की बात करी गई है, अचीविंग द डिजायर्ड आउटकम। बच्चों देखो, नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 6 की बनाऊंगी, जिसमें मैं यूनिट 6 के भी आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी। मेक श्योर टू स्टे अपडेटेड, फिर आपकी 6 की 6 यूनिट कवर हो जाएंगी। वीडियोस देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो। और मैंने आपको पहले भी बता दिया है, क्लास 12 होम साइंस की ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो क्लास 12 होम साइंस है उसमें मैंने थ्योरी पार्ट कवर करवाई है, और मेरे खुद के नोट्स हैं, उनको कर लोगे तो क्विक रिविजन हो जाएगा, एक आइडिया तो लग ही जाता है किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं, वो भी कर लेना पेपर से पहले। ठीक है, चलो बाय बाय।